इन्फिनिटी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने बेसिक मैथ कोर्स के आज के इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे सम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के ऊपर कि ज्योमेट्री क्या है, क्या वो टर्म्स हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और अपने जीवन के अंदर ज्योमेट्री को अप्लाई कर सकें और ज्योमेट्रिकल चीज़ों से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम समझ सकें। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत बेसिक बातें करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या है। जियोमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिला है। ग्रीक वर्ड है जियो प्लस मेट्रोन, जियो प्लस मेट्रोन, ये दो। जियो का मतलब है अर्थ और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे ही इंसानों को चीज़ों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने चीज़ों को मापना तोलना शुरू कर दिया। जैसे सबसे पहले उन्हें शेल्टर जगह की आवश्यकता हुई, रहने के लिए घर बनाने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने धरती को मापना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी के लिए ज़मीन को, जगह को मापना, मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। ऐसे उनके पास धीरे धीरे टूल्स आते गए, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आती गई और उनके पास जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे ज्योमेट्री भी अपना विस्तार करती रही। तो आइए देखते हैं। तो अर्थ प्लस मेजरमेंट, इन दोनों वर्डों से मिलके हमारा बना है जियोमेट्री। हिंदी के अंदर हम इसको बोलते हैं ज्यामिति। तो ज्योमेट्री का जो इतिहास है वो इंसान मानव सभ्यता के साथ बहुत पुराना इतिहास है। तो सबसे पहली जो बेसिक टर्म है ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो सबसे पहली हमारे पास टर्म है पॉइंट। कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट से आप क्या समझते हैं। पॉइंट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही छोटा होता है। पॉइंट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। पॉइंट इतना छोटा होता है कि उसको देख भी नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है। पॉइंट इज समथिंग विच पॉइंट हैज नो डायमेंशन। कि पॉइंट के जो होता है कोई डायमेंशन नहीं होता, ना तो पॉइंट की लेंथ होती है ना पॉइंट की ब्रेड्थ होती है, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता। पॉइंट एक काल्पनिक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ की आप कल्पना कीजिए जिसकी ना लेंथ है और ना ही ब्रेड्थ है और ना ही उसकी हाइट है। ऐसी चीज़ को आप क्या कहोगे, पॉइंट। तो पॉइंट बहुत ही छोटा होता है, हार्ड टू विजिबल, देखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम समझने के लिए पॉइंट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शार्प टिप ऑफ योर पेंसिल। आपकी पेंसिल का जो शार्प टिप है, आपकी पेन की जो टिप है, उसको आप पॉइंट समझ सकते हो, पॉइंट की तरह देख सकते हो। तो पॉइंट को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं। दिस डॉट रिप्रेजेंट ए पॉइंट। हालांकि ये जो डॉट है इसका भी कुछ ना कुछ, ये सर्कुलर बना हुआ है तो इसका भी कुछ ना कुछ साइज है, बट एक्चुअल में पॉइंट का कोई साइज नहीं होता। लेकिन दर्शाने के लिए, ज्योमेट्री को समझने के लिए हम इसको एक डॉट से शो करते हैं और उस डॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी पी क्यू आर, किसी भी चीज़ से। सो ए इज़ ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है। बी इज़ ए पॉइंट, ये बी भी क्या है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट क्या डिनोट करता है, पॉइंट पोजीशन को, स्थान को, प्लेस को दर्शाता है। जैसे बोर्ड के ऊपर ए इस जगह को दर्शा रहा है, बी इस जगह को दर्शा रहा है। तो किसी भी प्लेस को, स्थान को दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट का। तो पॉइंट हमने समझा, पॉइंट क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, हार्ड टू विजिबल, हम इसको देख नहीं सकते। पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसको हम डॉट से शो करते हैं और कैपिटल लेटर से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट के बाद ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास आते हैं लाइन सेगमेंट। पॉइंट के बाद हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास
यही दो पॉइंट हैं ए और बी, और हम ए और बी को आपस में मिलाना चाहते हैं। तो ए और बी को बहुत सारे तरीक़ों से हम मिला सकते हैं। मान लीजिए मैं ए और बी को ऐसे मिला देता हूँ, मैंने ए और बी को क्या कर दिया, ज्वाइन। ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है। ए और बी को इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ए और बी को इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ए और बी को मैं इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं ए से बी को ज्वाइन करने के। इस तरीके से भी आप ए से बी को ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या ये सारी लाइन सेगमेंट? नहीं, ये सारी लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट ज्वाइंस of 2 point, shortest joins of 2 point, including points। तो लाइन सेगमेंट क्या है? वो छोटे से छोटा रास्ता जिससे आपने दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया और उसके अंदर वो दो पॉइंट भी क्या हैं, इंक्लूड हैं। तो वो छोटे से छोटा रास्ता है आपका ये बड़ा स्ट्रेट रास्ता, जो स्ट्रेट पाथ है ए से बी तक, ए से बी तक, इंक्लूडिंग ए एंड बी, और ए और बी के बीच के अंदर आएगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मान लीजिए ये आपके पास पी पॉइंट है और ये आपके पास क्यू पॉइंट है, तो पी और क्यू का शॉर्टेस्ट ज्वाइन इंक्लूडिंग पी एंड क्यू इज ए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है? लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है। लेंथ ऑफ है लाइन सेगमेंट इज फाइनाइट। मतलब लाइन सेगमेंट की लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, फाइनाइट होती है, मीटर, 2 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर के अंदर, किसी के भी यूनिट के अंदर हो सकती है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है। अब यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी लिख कर उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो ये हमारे पास शो करता है लाइन सेगमेंट ए बी। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट पी क्यू है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट पी क्यू, और आप इसको क्यू पी से भी कर सकते हो, और ए बी लाइन सेगमेंट को आप बी ए लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हो। तो ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद हमारे पास आती है लाइन। व्हाट इज ए लाइन? लाइन क्या होती है? लाइन जैसे हमारे पास यही है ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, और ये PQ लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को फॉरवर्ड Q से इस तरफ बढ़ा देता हूँ और P से इस तरफ भी बढ़ा देता हूँ, तो अब ये हमारे पास बन जाती है लाइन। तो लाइन की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती। ये जो लाइन है ये कहीं पर ख़त्म नहीं होगी। ये लाइन इस तरफ भी बढ़ती रहेगी और इस तरफ भी बढ़ती रहेगी। लाइन की जो है लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होती है। लाइन की लेंथ को आप मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन के अंदर इनफाइनाइटली, एंडलेसली इंक्रीज करती हैं। सो लाइन, length of line is infinite. Length of a line is infinite. दोनों डायरेक्शन के अंदर लाइन एंडलेसली चलती रहती, कहीं ख़त्म नहीं होगी। बस P और Q हम सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? PQ, और इसके ऊपर दोनों तरफ क्या लगेगा? एरो। तो ये है हमारे पास लाइन। अब अगर लाइन को परिभाषित करने के लिए 2 पॉइंट्स आर नेसेसरी, 2 points are necessary to determine a line। कि किसी भी लाइन को बताने के लिए, किसी भी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स का होना हमारे पास ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं कहता हूँ, आप उसको एक पॉइंट देता हूँ P, और मैं ये कह दूँ कि P पॉइंट से एक लाइन जाती है, उसको बताइए, तो आप उसको नहीं बता सकते, क्योंकि P पॉइंट से तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है,
एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट हो तो हम लाइन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, लाइन के बारे में बता नहीं सकते कि इस लाइन के बारे में की बात हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है R और एक पॉइंट है S, और इन दो पॉइंटों से लाइन जा रही है, उसको हमें बताना है, तो हम इजीली इस लाइन को बता सकते हैं। और R और S के अंदर से जो स्ट्रेट लाइन आपकी जाएगी तो वो ये लाइन आपके पास हो जाएगी। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो आप लाइन को क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। लाइन के बाद हमारे पास आता है लाइन कितने तरह की हो सकती है। तो अभी हमने ये देखा है कि पॉइंट, लाइन, सेगमेंट और लाइन। अब लाइन कितने तरह से हो सकती है। हमारे पास डायमेंशन होते हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। छोटी क्लासों के अंदर हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम 3 डायमेंशन की भी बात करते हैं। तो लाइन कैसे हो सकती है। 2 डायमेंशनल का मतलब है एक प्लेन के अंदर, जैसे हमारा ये वाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है। लेंथ को अगर एक्स एक्सिस माने, ब्रेड्थ को वाई एक्सिस माने, तो ये जो प्लेन है वो एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो इस प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइनें होंगी वो कितने तरह की होंगी, ये हम स्टार्टिंग में ये हम देख रहे हैं। सो पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उन इंटरसेक्टिंग लाइनों के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जो दोनों लाइंस के ऊपर लाई करता है। अगर दो लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट है तो हम उन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस हैविंग वन कॉमन पॉइंट। ऐसी लाइन जिनके अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और लाइंस को हम कैपिटल लेटर्स AB इस तरीके से भी शो करते हैं, और समटाइम्स कई बार हम लाइंस को स्मॉल लेटर LMN से भी शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन है L और ये दूसरी लाइन है M। तो हम देख रहे हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। या फिर यूँ कहें कि ये जो पॉइंट है ये L लाइन के ऊपर भी लाई करता है और M लाइन के ऊपर भी लाई करता है। ये पॉइंट जो है दोनों लाइंस के अंदर कॉमन है, मतलब यहाँ पर जो लाइन L और M है उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को नाम दे देते हैं O। सो ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइंस हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब लाइन अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, देखिए प्लेन के अंदर क्या था, एक ही प्लेन के अंदर अगर लाइन है, जैसे मान लो इसी बोर्ड के ऊपर दो लाइनें हैं, तो या तो वो लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर वो लाइनें इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी अगर एक ही प्लेन पर लाइन है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होती तो लाइन मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं होती तो दो लाइन जो आपस में कहीं पर नहीं काटती, या ऐसी लाइन जिनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट। ऐसी लाइन जिनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट ना हो, या यूं कहें ऐसी लाइन जो कहीं पर भी ना काटें, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये हमारे पास है लाइन L और ये हमारे पास है लाइन M। तो ये दोनों लाइनें जो हैं वो इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इन दोनों लाइंस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। और हम इसको लिखेंगे L is parallel to M। L is parallel to M। पैरेलल लाइंस के बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। जैसे हमारे बोर्ड की बाउंड्री है, ये ऊपर वाली बाउंड्री और नीचे वाली बाउंड्री, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती।
रेलवे ट्रैक्स आप देखते हो, जो रेल्स होती हैं, पटरी जो होती है उसकी दोनों जो रेल्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, कहीं पर भी काटती नहीं है। आपकी गली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे हुए हैं उनके ऊपर जो तारें डली हुई है वो तारें भी एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो भी एग्जांपल है आपका पैरेलल लाइंस का। तो हमने लाइंस के बारे में देखा, इंटरसेक्टिंग होती है और होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। अब कई बार क्या होता है कि लाइन ना तो इंटरसेक्टिंग होती ना ही पैरेलल होती। ऐसा सिर्फ उस केस में होगा जब लाइनें एक प्लेन पर ना हो, एक लाइन किसी एक प्लेन पर हो और दूसरी लाइन दूसरे प्लेन पर हो। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है और इसके पैरेलल एक प्लेन हमारे पास, इसके दूसरा प्लेन मेरा हाथ का प्लेन है। एक लाइन में इस पे ड्रा करता हूँ, या ये समझ लीजिए एम एक लाइन है और एक लाइन मेरे हाथ पर है, तो ये लाइन इसी प्लेन पर चलती रहेगी और ये लाइन इसी प्लेन पर चलती रहेगी। ये दोनों लाइनें ना तो पैरेलल हैं और ना ही ये लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं, तो ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। ये अलग अलग प्लेन पर लाई करती हैं और ये हम बात कर रहे हैं उन लाइंस की जो एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। अगर लाइन एक ही प्लेन पर लाई करेंगी तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर वो पैरेलल होगी। एक ही प्लेन पर स्क्यू लाइन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमारे पास प्लेन बहुत ज़्यादा है तो लाइन ना तो इंटरसेक्टिंग होंगी ना पैरेलल होंगी, तो ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। लाइंस के बाद हम बात करते हैं रे। रे क्या होता है? रे रे इट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। रे जो होती है वो एक लाइन का पोर्शन होती है। लाइन के अंदर क्या होता है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, दोनों तरफ लाइन एंडलेसली चलती रहती है। बट रे जो होती है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन के अंदर एंडलेसली चलती रहती है। एक डायरेक्शन के अंदर वो आगे बढ़ती रहेगी, कहीं पर ख़त्म नहीं होगी। जैसे मान लेता हूँ ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, तो हमारे पास OP एक लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर मैं इस OP को आगे बढ़ा दूँ, P से आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरे पास OP एक रे बन जाती है। और इस रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। O इज़ द इनिशियल पॉइंट। और P क्या है? P इज़ एनी पॉइंट ऑन द रे। P इज़ एनी पॉइंट ऑन द रे। ये रे के ऊपर कोई भी पॉइंट है। इस रे का O इनिशियल पॉइंट है और ये इस डायरेक्शन के अंदर चलती जाएगी। लाइन दोनों डायरेक्शन में चलती है, रे सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर चलती है। तो रे को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? इस स्टार्टिंग में इसका इनिशियल पॉइंट लिखेंगे, फिर एनी पॉइंट ऑन द लाइन और एक डायरेक्शन को हम शो करेंगे। सो ये OP जो है हमारा, ये एक रे है। तो आप OP को, जैसे आप लाइन सेगमेंट है AB, ये AB लाइन सेगमेंट है, आप इसको AB ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो क्या आप रे OP को PO से डिनोट कर सकते हो? तो आप OP को PO से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि रे को डिनोट करने के लिए हम सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं और फिर एनी पॉइंट ऑन द रे और उसी डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर ये रे ऐसे होती कि ये O इसका इनिशियल पॉइंट है, P एनी पॉइंट ऑन द रे और ये आगे हमने बढ़ा रखी, तो ये जो रे है P को हम इनिशियल करते हैं और O को एनी पॉइंट करते हैं, तब हम इस रे को रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे PO से। जैसे हम लाइन सेगमेंट AB और BA को एक ही लाइन सेगमेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रे को दो तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। OP और PO दो अलग अलग रे हैं। OP की डायरेक्शन अलग है और PO की डायरेक्शन
अलग है। तो ये था हमारे पास रे के बाद जो ज्योमेट्री के अंदर बेसिक हमारे पास आइडिया आता है, वो आइडिया आता है एंगल का। कि एंगल क्या होता है? एंगल दो रेज मिलकर एक एंगल बनाती हैं। टू रेज आर मेकिंग एन एंगल इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। अगर दो रेज का इनिशियल पॉइंट कॉमन है तो वो दोनों रेज मिलकर आपका एंगल बनाती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं OP एक रे है OP, और ये दूसरी रे है OQ। एक रे है हमारी OP, दूसरी रे है हमारी OQ। दोनों रेज का जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है, दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट कॉमन है। तो ये दोनों रेज मिलकर हमारा एंगल बनाती है, और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्व का यूज करते हैं। ये जो कर्व है ये बीच में आपका क्या है? एंगल। टू रेज हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट मेक्स एन एंगल। दो रेज जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? कॉमन हो, वो क्या बनाती हैं? रेज बनाती, एंगल बनाती हैं। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कर्व से। अब इस एंगल की ये दो रेज से मिलके बना है। जिन रेज से मिलके बना है दीज आर आर्म्स, इनको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। ये है हमारी आर्म OP और ये है आर्म OQ। आर्म भी कह सकते हैं या साइड्स ऑफ एंगल बोल सकते हैं, साइड ऑफ एंगल। और जो दो रेज का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये हमारा एंगल का क्या होता है? वर्टेक्स होता है। अब हम एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एंगल एट O। एंगल एट O, इसको हम लिख सकते हैं एंगल O। लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाए एंगल O को, तो हम P से स्टार्ट करेंगे। एंगल POQ, एंगल POQ। या फिर हम इसी एंगल को इस तरह भी लिख सकते हैं, Q से स्टार्ट करेंगे QOP, QOP। यहाँ से एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम एंगल को डिनोट करते हैं तो एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आता है। एंगल का जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा किस में आएगा? बीच में आएगा। इसको ज़्यादा स्पेसिफिक माना जाएगा। ये जो एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये ज़्यादा अच्छा है। इसकी बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, ये हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तरीका होता है। उसके पीछे कारण है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास ये है एंगल, ये है वर्टेक्स O, और ये हमारे पास रे है OA, और एक हमारे पास रे है OB, और एक हमारे पास रे है OC। ये हमारे पास तीन रेज हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, सिर्फ लिख दूँ एंगल O, तो एंगल O से आप क्या समझोगे? एंगल O पर तो तीन एंगल बन रहे हैं। ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 नाम दे रहा हूँ, एंगल 1, ये भी एंगल एट O है। ये जो नीचे वाला एंगल है इसको मैं 2 नाम दे रहा हूँ, एंगल 2, वो भी एक एंगल एट O है। और ये जो पूरा एंगल है इसको मैं एंगल 3 नाम दे रहा हूँ। जो एंगल 3 है वो भी क्या है? एंगल एट O। तो इस केस के अंदर ऐसे लिखने की बजाय हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो ये वाला एंगल है एंगल 1, इस एंगल का नाम होगा एंगल AO, और इसकी जो दूसरी साइड है वो है B, AOB। या फिर आप इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल BOA, BOA।
यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो तीनों एंगल का वर्टेक्स है। तो इस केस के अंदर अगर हम एंगल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। एंगल 2, ये वाला जो एंगल है, एंगल 2 का नाम क्या होगा? एंगल 2 को हम बोलेंगे एंगल BOC, एंगल BOC या फिर एंगल COB। ऐसे ही एंगल जो 3 है, एंगल 3 का हम नाम लिखेंगे एंगल AOC या फिर एंगल COA। ये था हमारे पास कि एंगल बनता कैसे है, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने देखा पॉइंट के बाद हमने देखा लाइन सेगमेंट, उसके बाद हमने देखा लाइन, उसके बाद हमने रे को समझा और अब हमने समझा एंगल को। ये बेसिक टर्म्स हैं जो ज्योमेट्री से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्री से जो रिलेट करने वाली टर्म है वो है हमारे पास कर्व। कर्व क्या होती है? अब हम देखेंगे कर्व के बारे में। कर्व कितने तरह की होती हैं, क्या होती है कर्व्स। मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं। यह है डायग्राम 1। डायग्राम 2, थ्री, 4, 5, 6 और ये हमारे पास 7। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये सब कर्व है। स्ट्रेट लाइन भी मैथमेटिक्स के अंदर कर्व होती है। स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व बोलते हैं। एवरी स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व बट एवरी कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। हर स्ट्रेट लाइन कर्व होती है लेकिन सारी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है शॉर्टेस्ट पाथ और कर्व वो कितना भी किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। तो वो हमारे पास सारी कर्व आती है। अब टाइप्स ऑफ कर्व में आते हैं। एक तो होता है हमारे पास सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन सी कर्व को आप कहोगे कि ये सिंपल कर्व है? यहाँ पर जो कर्व 1 है वो देखिए उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है और ये कर्व अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसे ही जो कर्व 2 है वो कर्व भी अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती। जो कर्व 3 है ये कर्व भी अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती। जो कर्व 4 है ये कर्व भी अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट काटती नहीं है, अपने आप को कहीं पर काटती नहीं है। ये जो कर्व है ये कर्व अपने आप को ही एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ जो हमने कर्व बनाई है ये कर्व भी अपने आप को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो 7th जो कर्व है स्ट्रेट लाइन, जिसको मैथमेटिक्स में कर्व माना जाता है, ये भी अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती। तो सिंपल कर्व कौन सी होंगी? कर्व which do not
intersect itself। ऐसी कर्व जो अपने आप को कहीं पर ना काटे, उन कर्व को हम क्या कहेंगे? सिंपल कर्व कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कर्व 1, 2, 3, 4 एंड 7, ये सब कैसी हैं? सिंपल कर्व। और जो कर्व 5 है और 6 है, कर्व 5 एंड 6 आर नॉट सिंपल। 5 और 6 जो कर्व है वो हमारी सिंपल कर्व नहीं है। तो जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट करती है वो सिंपल नहीं है, और जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, किसी भी पॉइंट पर अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, उस कर्व को हम बोलते हैं सिंपल कर्व। उसके बाद हमारे पास आता है सिंपल के बाद क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व ऐसी कर्व जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। ऐसी कर्व जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। उन कर्व को हम बोलते हैं क्लोज कर्व। जैसे कर्व 3 जो है यहाँ से शुरू हुई और यहीं पर ख़त्म हुई, तो ये जो कर्व है क्लोज कर्व है। कर्व 3 सिंपल भी है एंड क्लोज भी है। 3rd इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये जो 3 है ये सिंपल भी है। सिंपल कैसे है? ये कर्व अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, या यूं कहें इसका हर पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वही पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट है। तो 3rd जो कर्व है दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। कर्व 1 इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, तो ये क्लोज कर्व नहीं है। कर्व 1 और कर्व 2 और कर्व 7 ये ओपन कर्व है। जो क्लोज फिगर बनाती हैं, जैसे कर्व 4 है, कर्व 4 भी आपकी सिंपल है क्योंकि कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती और इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। तो 3rd और 4th जो आपकी कर्व हैं वो आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जो क्लोज कर्व होती हैं वो एक फिगर बनाती हैं, एक आकृति बनाती हैं। जैसे ये हमारे पास कर्व है, इस कर्व ने एक फिगर बनाई है, ये भी क्लोज सिंपल क्लोज कर्व है, इसने भी हमारे पास क्या बनाई है? एक फिगर बनाई। तो ये जो सिंपल क्लोज कर्व हैं ये हमारे स्पेस को, रीजन को या प्लेन को भागों में बांट देती हैं। उन भागों को हम समझते हैं। जैसे अगर मैं इस फिगर के इंटीरियर को शेड करूं तो इस क्लोज कर्व के एक तो अंदर का पार्ट हो गया, एक हो गया बाहर का पार्ट। अगर मैं यहाँ से P ये पॉइंट ले लेता हूँ अंदर P, तो ये P किसको शो करता है? इंटीरियर ऑफ कर्व। इंटीरियर ऑफ कर्व ये कर्व के अंदर का भाग है। अगर हम बाहर कोई पॉइंट है Q, तो ये Q शो करता है एक्सटीरियर ऑफ कर्व। अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है R, तो ये शो करता है ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर। तो 3 पोजीशन हो सकती हैं क्लोज कर्व के केस के अंदर, इंटीरियर ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व एंड ऑन द कर्व। कोई भी जो पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है कर्व का इंटीरियर पॉइंट हो, एक्सटीरियर पॉइंट हो या पॉइंट ऑन द कर्व हो। तो ये था हमारे पास कर्व्स के बारे में। कर्व्स कितनी तरह की होती हैं? कर्व, सिंपल कर्व, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व।